मल्टी लेयर में पहले सबसे पहले सोचना चाहिए। हमने कई जगह मल्टी लेयर मॉडल देखे हैं जहां एक ही कनोपी के अलग अलग तरह के प्लांट्स इकट्ठे लगा दिए जाते हैं, फिर उनको वो नुकसान की भी बात हो जाती है, वहाँ पे आउटपुट उतनी नहीं आती। तो इसको सारी चीज़ों को सोच समझ के किस प्लांट को कितनी लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, तो उसी हिसाब से किसकी हाइट कितनी है, किसका रूट कितनी डेप्थ में जाएगी, वो सारी बातों को ध्यान करके अगर प्लांटेशन करें तो मल्टी लेयर बागवानी में फ़ायदा ही है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं जितेंद्र मिगलानी जी, ऑर्गेनिक फार्मर हैं, साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो बागवानी करने के इच्छुक लोगों को जरूर देखनी चाहिए। बाग लगाकर कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं या किस किस तरीके का बाग लगाएं और कब कब लगाएं ताकि आपकी आय में बढ़ोतरी हो। 5 एकड़ का ये फार्म है, बाग है। यहाँ जो हम खड़े हैं यहाँ अलग अलग फलों के पौधे लगाए हुए हैं। 2 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी और अब इनके जो है फ्रूटिंग पर आ चुके हैं और धीरे धीरे इनकी पैदावार आएगी। और इनका कहना है कि इस तरीके के मॉडल में ये एक सस्टेनेबल मॉडल है और इसमें आमदनी जो है एक बार शुरू होने के बाद लगातार होती रहती है, पर उसके लिए सिस्टेमेटिक तरीके से, सही तरीके से आपको बाग लगाना पड़ेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको भी बागवानी की सही जानकारी हो। ये जो मैंने बाग लगाया हुआ है ये मेरे 4.25 एकड़ के करीब में बाग लगा है। तो उससे पहले तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बाग लगाने के से पहले मैंने काफ़ी सारे बाग विजिट किए हैं। तो जो केमिकल फार्मिंग में करते हैं तकरीबन लोगों का ये रुझान रहता है कि बाग जब लगाते हैं तो प्लांट इस हिसाब से लगाते हैं कि उनका अंदर ट्रैक्टर से जुताई हो जाए, उनको कुछ काम ना करना पड़े, पानी वो फ्लड इरिगेशन से ऐसे ही दे दें। तो मैंने कुछ फिर महाराष्ट्र के मॉडल भी देखे, तो जिससे मुझे इस तरह ऐसे मॉडल देखने को मिले, तो मुझे ये मॉडल पसंद आया। अब मैंने ये मॉडल क्यों लगाया, क्योंकि तकरीबन हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, सपोज अमरूद है, आड़ू है, कोई भी फ्रूट का प्लांट लगाते हैं तो तकरीबन उसको तैयार होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो 2 से 3 साल के बाद जहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तब तक हमारा नीचे खेत खाली रहता है। सिर्फ हम इस बात से मज़े में रहते हैं कि उसकी जुताई हम इजीली कर पाते हैं, उसमें ट्रैक्टर चला पाते हैं, हमें कुछ मैनुअली करना नहीं पड़ता। तो हमने ये सोचा कि 2 साल तक खेत को खाली ना रख के तब तक बाग की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तब तक हम नीचे से खेत को खाली ना छोड़े 1 भी इंच। तो हमने बेड बना के सारे प्लांट्स जो हैं बेड पे लगाए और बेड के दोनों किनारों पे हमने हल्दी ले ली। लास्ट ईयर हमने एक साइड हल्दी ली थी, उससे जो बीज निकला फिर हमने उसको दूसरी साइड भी लगा के और पूरे बाग में दोनों साइड हमने हल्दी ले लिया। और हल्दी की प्लांट पॉपुलेशन हमने नॉर्मल खेत में करीब जितनी होती है उतना ही सीड हमने इसमें लगाया है। तो फ्रूट के प्लांट तो हमारे ऊपर चले गए, उनकी प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गई है। तब तक हमारा खेत खाली नहीं रहा, नीचे से हमें नॉर्मल फसल से जितनी पैदावार मिलती है उतनी करीब हमें हल्दी से मिल जाएगी। मतलब इस तरह से लगाया कि बाग के साथ साथ आप दूसरी क्रॉप भी ले सकें। जी जी जी। तो शुरुआत से बताएं कि शुरू में आपने कौन से पौधे लगाए और कितने, एक एकड़ में क्या क्या? मेरे 2 एकड़ में मॉडल है अमरूद का, पालेकर जी के जो 5 लेयर मॉडल हैं, तकरीबन वही मॉडल हैं। तो 2 एकड़ में मेरा अमरूद का मॉडल है, आधे एकड़ में आड़ू का मॉडल है, आधे एकड़ में मेन क्रॉप चीकू है। बाकी उसमें प्लांट्स तो अलग अलग हैं और भी, वो सारे इंटरक्रॉपिंग में हैं। मेन क्रॉप उसमें चीकू है और 1 एकड़ में इसका नींबू का मॉडल है। तो नींबू वाले में अनार इंटरक्रॉपिंग में है। तो इस तरह से इंटरक्रॉपिंग अगर हम दूसरे प्लांट्स भी और इंटरक्रॉपिंग भी गिने तो मेरे पास फ्रूट्स के कम से कम 16-17 टाइप्स के फ्रूट हो जाते हैं, जैसे आड़ू, बग्गू गोसा, सब्जी वाला केला, चीकू, किन्नू, माल्टा और कस्टर्ड एप्पल, अंजीर, फालसा और आंवला, खाने वाला केला, नींबू, अनार और पपीता, सहजन और ड्रैगन फ्रूट, अंगूर, ये सारे फ्रूट्स मेरे पास मैंने लगाए हुए हैं। तो लगाने का इनका जो समय रहा है, फर्स्ट प्लांट मेरे को जो है मैंने नवंबर में फर्स्ट प्लांट लगाया था 2018 में। तो नवंबर 2018 में, उसके बाद जैसे जैसे मुझे प्लांट अवेलेबिलिटी होती गई, क्योंकि मैंने जो प्लांट हैं तकरीबन सभी सरकारी नर्सरियों से मैं लेके आया, तो जहाँ जहाँ मुझे पता लगा कि अच्छे प्लांट मिल सकते हैं, अवेलेबल हैं, तो तकरीबन वहीं से प्लांट लेके आया मैं, चाहे उसको कितना भी समय लगा या कितना भी टाइम लगा। तो जैसे आड़ू हैं ये ठंड में लगते हैं, तो ठंड में इनके रूट जोन जो है डोरमेंसी में होता है, तो जो जिस प्लांट्स का जो समय था करीब उसी समय पे फिर लगता रहा, तो अब तक इनकी प्लांटेशन हुई है। प्लांटेशन करने के बाद इनकी ग्रोथ के लिए आपने क्या क्या किया, क्योंकि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, कोई केमिकल नहीं डालते,
तो बेड बनाने के बाद उस पर लगा दिया पौधा, फिर क्या किया? बेड बनाने के बाद बेड पे मैंने मल्चिंग कर दी पूरे बेड पे, और मल्चिंग करने के बाद मैंने जितना उसका करीब करीब रूट जोन का जितनी डेप्थ होती है उसकी उतना ही उसको खड्डा करके और उसमें जीवामृत डाल के और 1 दिन के लिए उसको छोड़ दिया। जीवामृत डाल के उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उसमें प्लांट मैंने लगा दिए। उसके बाद क्योंकि ये खेत जो है मेरे को 7 साल हो गए इस तरह से फार्मिंग करते हुए, तो ये मेरे 5 साल के खेत हो चुके थे। तो इनके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन या माइक्रोब्स इतने बढ़ चुके थे, तो मुझे उसके बाद कुछ एक्सेस अलग से कुछ फर्टिगेशन या जीवामृत वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं लगी। ना ही मुझे यह कभी महसूस हुआ कि मेरे प्लांट में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है। अगर कोई डेफिशिएंसी आती तभी आदमी सोचता है कि इसमें मैंने जीवामृत और चलाना है, या मैं किसी छाछ की स्प्रे करूँ, या मैं किसी जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे करूँ। तो ये चीज़ें मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि करीब करीब 5 साल तो हो चुके थे इन खेतों को। और मल्च भी मैंने काफ़ी सारा यूज किया था, तो इसमें तो मल्चिंग के कारण एरेशन भी नीचे अच्छी होती रही, तो मुझे किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत और पड़ी नहीं। यानी कि आपने पौधे लगाने के बाद एक बार सिर्फ जीवामृत डाला, फिर मल्चिंग कर दी। मल्चिंग पराली की किस चीज़ की? जो बायोमास मुझे अवेलेबल था, जैसे अभी मैं कुछ वर्टिकल फार्मिंग करता था, तो बांस वगैरह पे क्रॉप लेता था, तो मेरे जो गले हुए बांस थे वो भी आपके ये देखिए, मेरे ये बांस भी बीच में मैंने इनकी भी मल्चिंग की हुई है। तो मेरे को जो बायोमास भी अवेलेबल होता गया, इसमें जो इस खेत का भी, जैसे नालियों के अंदर भी जो वीड होता रहा, वो वीड मैनेजमेंट भी हम कभी खुरपे का इस्तेमाल या किसी और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हमने नहीं किया। तो उसके लिए भी हम लोग द्रांति से काट के उसको बेड पे ही मल्च कर देते थे सारे को। तो उसके लिए हमने पराली, गन्ने का बायोमास और खेत का जो मटेरियल है, और हल्दी की जो हमें इसका जो बायोमास था, या और भी कोई भी क्रॉप्स जो भी हम लेते हैं, अभी जैसे सहजन लगा है, सहजन का भी जो हम उसकी कटिंग करते हैं, उसका भी बीच में हम मल्च में यूज कर लेते हैं। करीब करीब जितना हमारा सेल होता है पत्ते में उतना सेल करते हैं, बाकी हम उसको मल्च में यूज करते हैं। यानी कि आपने उसके बाद सिर्फ मल्चिंग किया है और पानी दिया है। पानी ड्रिप पानी कितना लगता है उसके बाद, क्योंकि आपने कहा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़िया है, तो पानी कितना देना पड़ा और कैसे देते हैं? सिर्फ बेड पे पानी नहीं देते हैं, हम नालियों में पानी देते हैं। और नालियों में पानी देते हैं तो वो बेड के अंदर ही पानी जैसे जाता है, तो वो बेड के ऊपर मल्च है, मल्च के कारण वेपोराइजेशन नहीं होती। तो एक बार पानी दिया हुआ करीब करीब 1 महीना 1.5 महीने तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि आपने ड्रिप की बजाय जो आपने बेड बनाया उसके साइड में जो खाल होती है उसी में पानी चलाया, और वो भी कम पानी लगा। मेरे यहाँ ड्रिप लगी थी पहले, यहाँ मेरे 18 एकड़ में मैंने ड्रिप लगाई हुई थी पहले। और ड्रिप में मुझे ये लॉस होता था, एक तो लेबर कॉस्ट पड़ जाती थी ज़्यादा, बार बार ड्रिप को जो है फैलाना, और उसको फिर जैसे क्रॉप ख़त्म हुई उठाना, और जैसे कभी कोई घास निकालने वाली कोई भी लेबर या कोई भी उसके अंदर घुसा, तो उसने द्रांति जैसे लगाई, वो ड्रिप कट गई, तो बाद में उसको ढूंढते रहो, वहाँ से प्रेशर लॉस होता था, तो आके अंदर ढूंढते रहो कि कहाँ से हमारी ड्रिप लाइन कटी है, फिर वहाँ उसका जॉइनर लगाना। तो कई बार चूहे काट देते थे ड्रिप लाइन को, तो वो मुझे मुश्किलें बार बार आ रही थी। तो फिर मैंने ड्रिप को बंद कर दिया। तो इन खेतों में मैंने ड्रिप यूज़ नहीं किया, इसमें हम फ्लड इरिगेशन खाली नालियों में देते हैं। हाँ, जितना पानी अगर हम ड्रिप में काउंट करते हैं, 1 LPH 1.1 LPH का ड्रिपर होता है ड्रिप लाइन में, अगर हम सारी कैलकुलेशन निकालें तो लीटर्स में जितना पानी उनका जाता है उससे बहुत कम पानी हमारे इस सिस्टम से लगता है, अगर हम मल्च यूज कर लेते हैं तो। यानी कि मल्चिंग यूज करने से आपका पानी की बचत हुई, कम पानी लगता है। मल्चिंग से एक पानी की बचत हुई, रूट जोन में ऑक्सीजन भरपूर मिला, प्लांट्स को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं आई, और ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है, तो ऑर्गेनिक कार्बन भी सॉइल का इंप्रूव होता है। तो ये सारी बातें मल्चिंग से हुई है। तो अब 2 साल करीब हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर 2018 में लगा है, अब नवंबर आने वाला है। तो आपने अभी तक कोई मतलब इसका बीमारी आई, कोई बीमारी इसका कैसे कंट्रोल किया, या आई ही नहीं? अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई। हालांकि पिछले मानसून के दौरान भी मैंने इसमें से अमरूद जो है कुछ हार्वेस्ट किया, ये देखने के लिए कि मेरी वैरायटी भी ठीक लगी है अमरूद की या नहीं। तो हालांकि उस दौरान काफ़ी फ्रूट फ्लाई आ जाती है अमरूद में, तो मेरे उस सीज़न में भी कोई अमरूद के अंदर इंसेक्ट नहीं था। तो लेकिन मैंने प्रूनिंग उसकी इस हिसाब से की कि मेरे को आउट सीजन भी उसकी फ्रूटिंग मिले। तो अब जो है मेरे को लग रहा है कि मेरे अमरूद में कुछ फ्रूट फ्लाई है, कई जगह वो काना है, तो मुझे उसका कुछ ट्रीटमेंट अब करना पड़ेगा, तो जो मैं ऑर्गेनिक तरीके से अपनी सोच समझ से करूँगा उसका। यानी कि इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट भी कोई करना पड़ता है, तो
ऑर्गेनिक तरीके से? देखिए, अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनिक करते हैं तो इसमें कोई पेस्ट आएगा ही नहीं। या बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी तो कोई पेस्ट नहीं आएगा, कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर हम पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे हम वृक्ष आयुर्वेद तो आज का नहीं लिखा हुआ, तो उसको भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी कीटों की रोकथाम के अलग से उसमें पाठ हैं। अगर इन चीज़ों से अगर इंसेक्ट तंग ना करता, इंसेक्ट खेती में ना आता, तो वृक्ष आयुर्वेद के टाइम को जब का लिखा है तब भी उसमें कीटों का वर्णन है और उनके रोकथाम के तरीके हैं। तो इंसेक्ट तो जब उसका समय है आएगा। अब एक कीड़ा है, उसको अमरूद अच्छा लगता है, वो उधर से आ रहा है या उसकी फ्लाई आ रही है तो उसको वो अमरूद में बैठेगी, खाएगी, अंडे भी वहीं देगी, तो आएंगे। लेकिन बायोडाइवर्सिटी या उसकी वजह से या बेनिफिशियल इंसेक्ट होने की वजह से कुछ हद तक कंट्रोल भी काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है कई बार उनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है, दूसरों की तादाद इतनी नहीं होती, तो हमें कुछ ना कुछ जो है कंट्रोल जो है अपने तरीके से करना पड़ सकता है। तो वो जैविक तरीके से कुछ कंट्रोल हो जाता है? करीब करीब हो जाता है। अब जो अगर बात करें कि आज की स्थिति की, तो आपने हम देख रहे हैं कि हल्दी बहुत अच्छी है, आपके फ्रूट बहुत अच्छे चले हुए हैं। तो ये हल्दी का गणित और समझाइए कि बीच में जैसे आपने शुरू में बताया कि क्योंकि पौधों से तो अभी तक 2 साल हो गए हैं, कमर्शियली आपको कोई पैदावार नहीं आई है और किसान 2 साल तक वेट नहीं कर सकता अगर वो प्योर किसानी कर रहा है। कमर्शियली बाकी लोग करना चाहते हैं वो अलग बात है। तो बीच में आपने जो लिया, इसका क्या गणित है हल्दी का? हल्दी का गणित ये रहता है, जितना हम सीड लगाते हैं, अगर प्लांट अच्छा चलता है तो 12 गुना हल्दी की प्रोडक्शन आ जाती है हमें। तो सपोज जैसे अब अगर हमें 8 से 9 क्विंटल सीड उसमें लगा पर एकड़, तो 100-125 क्विंटल हल्दी गीली हमें मिल जाती है। उसके बाद गीली का कुछ हमें भाव नहीं मिलता, रेट होता भी नहीं है, क्योंकि वो किसान का माल है। उसके बाद उसको व्यापारी का माल बनाने के लिए उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसको स्टीम बॉयल करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, पॉलिशर से उसको छिलका उतारना पड़ेगा, फिर उसकी मार्केटिंग भी खुद करनी पड़ेगी। तो फिर तो आगे लाखों का गणित चलता ही रहेगा, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी कि नहीं, हल्दी अगर खुद प्रोसेस करके बेचेंगे तो फ़ायदा है, वैसे बेचेंगे तो उसमें लाभ नहीं है, मतलब कम रेट मिलते हैं, ये बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये किसान का माल है। इसको हर कोई सोचता है ये तो फ्री का है, आपके तो घर का, आपने किया ही क्या है इसमें। तो लेकिन जब प्रोसेस होके चली जाती है तो वो व्यापारी का माल है, वो कंपनी का माल है, फिर उसके दाम अच्छे मिलते हैं। तो जितेंद्र जी, अगर कोई नया व्यक्ति बाग लगाना चाहे या किसान करना चाहे बागवानी, तो मल्टी लेयर बागवानी करने के लिए, फ्रूट लगाने के लिए क्या आप ब्रीफ में क्या कहेंगे, उन्हें कैसे शुरू करना चाहिए? मल्टी लेयर में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमने कई जगह मल्टी लेयर मॉडल देखे हैं जहाँ एक ही कनोपी के अलग अलग तरह के प्लांट्स इकट्ठे लगा दिए जाते हैं, फिर उनको वो नुकसान की भी बात हो जाती है, वहाँ पे आउटपुट उतनी नहीं आती। तो इसको सारी चीज़ों को सोच समझ के किस प्लांट को कितनी लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, तो उसी हिसाब से किसकी हाइट कितनी है, किसका रूट कितनी डेप्थ में जाएगी, वो सारी बातों को ध्यान करके अगर प्लांटेशन करें तो मल्टी लेयर बागवानी में फ़ायदा ही है। यानी कि सिंगल मोनोक्रॉपिंग से, मोनो फ्रूट से मल्टी लेयर में ज़्यादा? जी, अगर हम अब तो हाई डेंसिटी पे लगाते हैं लोग। अमरूद की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली जो सही फासले पे अमरूद लगता है तो 18 बाई 18 पे अमरूद लगता है या 15 बाई 15 पे। तो मेरा ये मॉडल जो है इसमें 18 बाई 18 पे अमरूद है। तो अमरूद तो उतना ही लगा हुआ है जितना नॉर्मली लगता है। वो अलग बात है कि आज जो है कंपनियां अपना जो है पौधे बेचने के लिए उसको हाई डेंसिटी पे, फिर उसके बाद अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगवा देती हैं, तो जिसके अंदर एरेशन भी नहीं होती और उसमें फिर बार बार प्रोनिंग करते रहो और इंसेक्ट इतना आ जाता है उसके अंदर जो कंट्रोल नहीं हो पाता। फिर उसके अंदर पहले तो कमाई होती है नर्सरी वालों की, फिर उसके बाद दवाई वालों की, जितना पैसा कमाया वो सब कंपनियों को ही लौटा देना है। तो इस तरीके की बागवानी में मेरा जैसे 18 बाई 18 पे अमरूद लगा है, इसके अंदर पपीते के जो प्लांट है वो सारे इंटरक्रॉपिंग में हैं, अनार के इंटरक्रॉपिंग में हैं, तो वो कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। जब तक अमरूद जो है भरपूर चलता है मेरा, तब तक वो कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे, तो इसमें लॉस की कोई कहानी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इन्होंने एक एकड़ में जो अलग अलग तरह के पौधे लगाए हुए हैं फ्रूट्स के, वो क्या है और वो मॉडल क्या है। जितेंद्र मिगलानी ने अपने 5 एकड़ बाग को 6 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्से में एक मुख्य फल है और बाकी सह फसल के रूप में यानी इंटरक्रॉप के रूप में अलग अलग फल लगाए गए हैं। 2 एकड़ में मुख्य फल अमरूद है और सह फसल के रूप में पपीता, अनार, सहजन और हल्दी लगाए हैं। इसी तरह 1 एकड़ में नींबू है और सह फसल के रूप में पपीता, अनार, केला, सहजन और हल्दी लगाए हैं। इसके अलावा आधा एकड़ में मुख्य फल आड़ू है और सह फसल के रूप में सब्जी वाला केला, नाक और हल्दी लगाए हैं। इसी तरह आधा एकड़ में मुख्य फल चीकू है
और सह फसल के रूप में सब्जी वाला केला, सीताफल, आंवला, किन्नूर, हल्दी लगाए हैं। 3 कनाल में मुख्य फल केला है। सह फसल के रूप में हल्दी और अरहर लगाए हैं। 3 कनाल में मुख्य फसल आलू बुखारा है और सह फसल के रूप में बब्बू गोसा, हल्दी और मौसम्बी लगाए हैं। इस तरह लगभग 5 एकड़ के बाग में 17 तरह के फल लगाए गए हैं, जिनमें 6 मुख्य फल हैं। तो दोस्तों, जैसा जितेंद्र जी ने बताया, इससे 2 बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, पूरी तरह से साइंटिफिक आधार पर, और दूसरा इन्होंने मल्टी लेयर फ्रूट्स लगा रखे हैं, ताकि जब ये बेचने की बारी आएगी तो हर फ्रूट अलग अलग टाइम पर इसकी ईल्ड आएगी और लगातार आपकी आमदनी होती रहेगी। क्योंकि 17-18 तरह के पौधे हैं और सही तरीके से चल रहे हैं, तो हर पौधे का अपना फ्रूटिंग का साइकिल अलग होता है। तो आप पूरे साल भर मंडी में आपकी जो है फ्रूट जाता रहेगा और आमदनी होती रहेगी। बस शर्त यह है कि आप साइंटिफिक तरीके से जांच परख के, अपनी लैंड को देख करके, पानी की अवेलेबिलिटी को देख करके और एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए आप बाग का चयन करें कि कौन सा पौधा आपके यहाँ पर सही चलेगा। साइंटिस्ट से भी पूछ सकते हैं, जितेंद्र जी से भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और इस तरह से आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।